हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथली क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कल जहां हमने छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे इन द बटन सेल के अंदर, बटन सेल वही होते हैं जो आपकी घड़ी के अंदर, छोटे जो घड़ी होती है, रिस्ट वॉच जिसे बोलते हैं, कलाई घड़ी, उनमें डलते हैं। यूज्ड इन द वॉचेज एंड अदर डिवाइसेस फॉलोइंग द रिएक्शन। उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? रिएक्शन दिखा रखी है। जिंक है, Ag2O है, वाटर के साथ में जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, डेफिनेटली Ag जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, डिटरमाइन द डेल्टा जी नोट एंड ई नोट फॉर द रिएक्शन। डेल्टा जी नोट और ई नोट निकालना है। जिंक का आपको ई नोट की वैल्यू दे रखी है, Ag की भी ई नोट की वैल्यू दे रखी है, तो डेल्टा जी नोट क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड होता है, ये तो पता है ना। दोनों ई नोट पता है, कैथोड माइनस यस एनोड। सर। ठीक है, कैथोड कौन सा होगा? नेगेटिव वाला कैथोड होगा, पॉजिटिव वाला एनोड होगा। जो छोटा होता है, सीधी सी बात है, जिसकी वैल्यू छोटी है, माइनस में प्लस में जो भी जिसकी वैल्यू छोटी है वो एक्चुअल में कैथोड होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है वो एनोड होता है। और सेल हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डेल्टा जी आ जाएगा। उसके बाद सॉरी ई नोट आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में डेल्टा जी नेगेटिव NFE होता है, तो वहां से इजीली निकल जाएगा। यहाँ देखिए, कैथोड माइनस एनोड, हमारे पास वैल्यू आती है 1.11। फर्दर अब डेल्टा जी निकालना हमें, डेल्टा जी नोट वो नेगेटिव NFE होता है, ई नोट की वैल्यू पता है, F फैराडे होता है वो भी पता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। ठीक है, जिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और Ag जो है, पीछे रिएक्शन दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। Ag जो है वो 2 Ag बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Ag के मॉलिक्यूल बनाएगा, एटम बनाएगा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि 2 Ag यहाँ पर बन रहे हैं। इसका मतलब एक Ag, एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और जिंक एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। या तो डोनर देख लो या जो गेन कर रहा है उसका टोटल देख लो, बस यही देखना दोनों में से, और यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो N की वैल्यू पता है, F की वैल्यू पता है, डेल्टा ई नोट की वैल्यू पता है, तीनों को पुट करेंगे, हमारे पास डेल्टा जी आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? यस बेटा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखिए, 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोल रहा है? डिफाइन कंडक्टिविटी। डेफिनेशन देनी है, जस्ट डिफाइन वाला है। कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी हमें पता है, के होता है। के क्या होता है? 1/ρ या फिर 1/r इंटू L/A, ये है कंडक्टिविटी। ठीक है, आर की वैल्यू पता है ना क्या होती है? यहां से हमने जो फॉर्मूला किया था, आर क्या किया था भाई? आर इक्वल है रो इंटू L/A। L/A। ठीक है, अब 1/ρ जो होता है वो होता है हमारे पास, यानी जब हम कंडक्टिविटी निकालते हैं, जी निकालते हैं, तो जी क्या होता है? 1/r होता है। तो 1/r को हम लिख सकते हैं जी कंडक्टेंस के लिए, सॉरी कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ। तो इसको 1/r को यानी 1/ρ और A/L अपोजिट हो जाएगा। दैट्स इट। 1/ρ को ही कापा बोलते हैं, के। 1/ρ की जगह पर, इसकी जगह पर के आता है इंटू A/L। इस के को निकालने के लिए बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो वो L/A इस तरफ आ जाएगा, दैट इज के। ठीक है, L/A सेल कांस्टेंट भी होता है, याद है। अगर मैं यहाँ से के निकालूं, इक्वल क्या आएगा? G इंटू L/A। और मैं इसको लिख सकता हूँ G इंटू G स्टार। ये याद है भी सबको? G स्टार सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, दैट इज। ठीक है, वो L/A होता है और ये फिक्स रहता है हमेशा। तो यही बस इसने डिफाइन कर रखा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? ये तो कंडक्टिविटी है जो कि क्या है हमारे पास? कंडक्टिविटी मींस कांस्टेंट। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल सॉल्यूशन में जितनी कंडक्टेंस होती है वो मोलर कंडक्टिविटी है। और मोलर कंडक्टिविटी हमें फॉर्मूला याद है ना, लैम्डा m इक्वल क्या होता है? A/L इंटू के। ठीक है, दैट इज इट। इक्वल टू के लिख रखा है, इसको इक्वल टू के, ये सही नहीं है। यहाँ पर इक्वल टू के की जगह पर यहाँ क्या होना चाहिए भाई? के इंटू जी स्टार। ठीक है, जी स्टार होगा क्या? L/A या A/L होता है? उल्टा है, नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको मेंशन मत करना। उसके बाद में वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, ये भी हम कर चुके हैं। वेरिएशन कंडक्टिविटी विद मोलर कंसंट्रेशन कैसे होती है? कंडक्टिविटी जो है के, कंसंट्रेशन डाइल्यूट करेंगे तो बढ़ती है कि कम होती है भाई? याद है? कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फिर से बता रहा हूँ, विद डिक्रीज इन यस सर। कंसंट्रेशन। बट मोलर कंडक्टिविटी के साथ उल्टा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन के साथ में। ठीक है,
यहाँ लिखा भी होगा दिस बिकॉज द नंबर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये रहा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये दोनों पॉइंट याद जरूर रखिएगा, थ्योरेटिकल हमने कल भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट देखिए, फिर इसका ग्राफ दिखा रखा है, ये ग्राफ हमने थ्योरी में किया था। KCl का तो सीधा होता है, लेकिन अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इस तरह से जाते जाते ऊपर की तरफ चला जाता है और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं फाइंड कर सकते। तो वो कैसे फाइंड होगी? कोलराउल-चला से, ठीक है, उसको भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप जरा। कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज, तो ये कंडक्टिविटी दे रखी है साइमन पर सेंटीमीटर, 0.2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, यानी कंसंट्रेशन दे रखी है, और 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है भाई? K, दैट इज इट इज गिवन हियर, ठीक है। साइमन पर सेंटीमीटर को इसने ओम पर सेंटीमीटर बना दिया, पर ओम पर सेंटीमीटर एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं होता, साइमन पर ओम को के लिए बोलते हैं, ठीक है। यानी यूनिट कन्वर्जन भी यहां से याद रखिएगा। मोलर कंसंट्रेशन C है, उसको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब बना दिया। क्यों सेंटीमीटर क्यूब क्यों बनाया? क्योंकि कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर में दे रखी है, मोलर कंसंट्रेशन पर लीटर में है, तो लीटर की बजाय उसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट किया है। यूनिट्स को कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी सम में सीधा फॉर्मूला लगाना ये बहुत आसान चीज है, लेकिन बाद में जब यूनिट कन्वर्जन की बात आती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m क्या होता है? K/C। अब देखो यहाँ 1000 नहीं लगा रखा इसने, क्यों नहीं लगा रखा? क्या कोई बता सकता है 1000 क्यों नहीं लगाया? मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैं आप पहले वो फॉर्मूला बता देता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या था? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। यस बेटा, याद है? यस सर। Yes, sir. अब देखो मैंने 1000 की मल्टीप्लाई लिखवाई थी, यहाँ इसने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करी, सीधा K/C लिख दिया। C मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो K बाय ये K हो गया, ये मोलैरिटी मतलब C हो गया। 1000 नहीं लगाया इसने। Why it is? कोई बता सकता है? कोई डिफाइन कर क्योंकि सकता? मोलैरिटी हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। हाँ देखो, ये 1000 लगता है ताकि मोलैरिटी किस में हो जाए? सेंटीमीटर क्यूब में हो जाए, इसलिए 1000 लगाते थे। मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में, क्यों सेंटीमीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो K लेते हैं, ये K का यूनिट सेंटीमीटर होता है, जनरली सेंटीमीटर होता है। डोंट बी कंफ्यूज कि हमेशा सेंटीमीटर होता है, जनरली आपको सेंटीमीटर में ही मिलेगा। अगर ये मीटर में मिल जाए तो मीटर क्यूब में, तो आपको मोलैरिटी भी मीटर क्यूब में लेनी होगी। अगर ये लीटर में मिल जाए तो, है ना, लीटर में तो नहीं मिलेगा, डेफिनेट सी बात है, बट सेंटीमीटर में ही मिलेगा, या मीटर क्यूब में मीटर में मिल सकता है, सेंटीमीटर में मिल सकता है। तो आपको मोलैरिटी मीटर या सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी पर लीटर की जगह पर, ये याद रख लेना। इसीलिए जनरली 1000 लगाते हैं, बट यहाँ हमने पहले ही देखो, नीचे हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर दिया, पहले से ही 1000 को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ अब आपको क्या कर रहे हैं? मोलर कंसंट्रेशन के नीचे 1000 लग रहा है ना, तो यानी ये एक्चुअल में वो ऊपर लग रहा है, तो यानी ऑलरेडी हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दी है, तो इसलिए यहाँ 1000 नहीं लगेगा। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ये यस सारा सर। गेम जो है वो यूनिट कन्वर्जन का है, दैट इज इट। तो यहाँ सीधा सीधा मोलर कंडक्टिविटी आ गई है, तो वो 124 पर साइमन पर मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रही है, लीटर में नहीं आ रही, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला सीधा था, बट यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट था। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलैरिटी KCl सॉल्यूशन 298 के ऊपर, तो रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू दे रखी है 1500 ओम, ठीक है। R होता है 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ द 0.001 KCl सॉल्यूशन? तो यहाँ फिर से कंसंट्रेशन वही दिया है, अब वो बोल रहा है कि उसका सेल कांस्टेंट बताओ। इस अगर उसकी कंडक्टिविटी, वो रेजिस्टेंस था, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी अगर इतनी हो तो, समझ में आया? तो सेल कांस्टेंट कांस्टेंट Yes, रहता है, तो हम इसी का फायदा उठाएंगे कि सेल कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट होता है, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, ये फाइंड करना है, और कंडक्टिविटी हमें गिवन है, ये वाली कंडक्टिविटी है। तो देखो भाई, सेल कांस्टेंट क्या होता है? कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला फिर से रिकॉल करते हैं। सेल कांस्टेंट क्या था? K इक्वल G इंटू G स्टार, ठीक है। अब G क्या होता है भाई?
कंडक्टेंस, तो 1/r कह सकते हैं इसको। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 1/r इसको लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस है r की वैल्यू इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g बाय, मैं उल्टा लिख रहा हूं क्या कुछ, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले को ऐसे तो नहीं कर सकते, रुको। So G is equals to K into cell constant होता है ना? g इक्वल k इंटू सेल सेल कॉन्स्टेंट होता, यानी g इंटू जी स्टार नहीं होता। रुक जाओ बेटा, देखता हूं मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा से डिराइव करते हैं, इन्होंने जो बोला सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार यहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, के इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं इसको सही करना चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं के इंटू 1/g, ठीक है। रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस से रिवर्स होता है ना, 1/कंडक्टेंस होता है, जी को इधर ले आएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, जी इंटू जी स्टार। क्लियर है? Yes, sir. है ना, मैंने सही लिखा था बेटा, ठीक है, बट वो उल्टा नहीं हो रहा था, तो जी की जगह पर 1/g पुट कर दो, और फिर वो नहीं, जी की जगह पर मतलब उसको जी को उधर लेके जाओ, 1/g की जगह r को दो, तो ऐसे आ जाएगा। तो यानी ये सही लिखा हुआ है, हमने फॉर्मूला सही किया था, बट इनको घुमाना आना चाहिए। तो रेजिस्टेंस दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, आर इंटू के, तो हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, सीधा सीधा आर दिया है, के दिया है, सेल कांस्टेंट आ गया, दैट्स इट, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में करने के लायक नहीं है, ये सिर्फ कह सकते हैं आप लोग की जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल टाइप में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टाइप में मतलब प्रैक्टिकल कैसे है ये, तो उसी के बारे में बताता हूँ क्या है। इन्होंने दिया था कंडक्टिविटी तो सोडियम क्लोराइड NaCl लिया है, जिसकी कंडक्टिविटी हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर कंडक्टिविटी डिफाइन है। पीयूष बेटा कुछ कह रहे हो क्या, कि माइक से आवाज आ रही है? तो देखिए अलग अलग कंसंट्रेशंस के ऊपर कंडक्टिविटीज दे रखी है NaCl की, एंड द रिजल्ट्स आर गिवन। तो कंसंट्रेशन पर मोल, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल मतलब मोलैरिटी, मोल में दे रखी है कंसंट्रेशन, और यहाँ पर साइमन, ये कंडक्टिविटी है, दोनों की वैल्यूज दे रखी है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, all concentrations and draw a plot between molar conductivity and under root c, ठीक है। रूट सी का और मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलती है भाई, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, के बाय मोलैरिटी, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रखी है इन्होंने, यहां पर जो दिखा रखा है यही फॉर्मूला अप्लाई होगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए। क्लियर है? तो जितनी Yes, भी sir. वैल्यूज, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज इसने दी हैं, कंसंट्रेशन जो दे रखी है, जितनी भी कंसंट्रेशंस दी हैं, 0.1, 0.001 यानी 10⁻³ 0.001 का मतलब 10⁻³ ही होता है बेटा। फिर 10⁻² मतलब 0.01, फिर 2 इंटू 10⁻², 0.02, 0.05, 0.1 ओनली। तो ये सारी कंसंट्रेशंस यहाँ पे लिखी इसने। फिर रूट, अंडर रूट सी निकाला कंसंट्रेशन का, अंडर रूट सी निकालने के बाद के की वैल्यू सारी उसने दे रखी है ऑलरेडी हर कंसंट्रेशन के लिए, यानी ये हो गया हमारा अंडर रूट सी, ये हो गया हमारा के, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन ऑलरेडी दे रखी थी। तो यहां से अब सीधा सीधा ये साइमन पर मीटर है, तो ये साइमन पर सेंटीमीटर निकाला, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर्स आ गए। ये आ गई सारी मोलर कंडक्टिविटीज, 5 वैल्यूज आई मोलर कंडक्टिविटी की। तो मैंने क्या किया, इस ग्राफ के अंदर पुट कर दिया 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज मोलर कंडक्टिविटी की फिल कर दी, ठीक है। इस तरफ नीचे क्या है, ऑब्वियस है ये रूट सी होगा, अंडर रूट सी, ये अंडर रूट सी की वैल्यू है, इस तरफ बढ़ रहा है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जब डाइल्यूट हो रही है, धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या निकाल लेने के लिए बोला ना, फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ग्राफ के थ्रू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ के थ्रू, ये वैल्यू यहां तक आई थी, हमारा ग्राफ की वैल्यू 0 यहां है, दिख रहा है सबको, ये ऐसे है, यस क्लियर है। तो Yes, यानी sir. कि ये Yes, वैल्यू sir. यहां तक आई है। और देखो हमने इससे क्या किया, इन 5 वैल्यूज से हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये 5 वैल्यूज से हमने ग्राफ बना लिया। तो इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, ये एक्स्ट्रा प्लॉट का मतलब ये कि यहां से अब इसको सीधा ऐसे मिला सकते हैं, तो ये मिल गया, ये हो गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
समझ में आ गया भाई? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस जगह पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी, ये है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। क्लियर है सभी को? 124 दैट इज। समझ में आया बेटा कैसे निकली है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो देखो आपके पास ना मोलर कंडक्टिविटी है, बिल्कुल गिवन है, और इसके अलावा के की वैल्यू भी दे रखी है, के भी दे रखा है, हर एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए के भी गिवन है। क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को किसी और तरीके से निकाला जा सकता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का? एक और फॉर्मूला था, क्या था वो याद है? मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए इंटू अंडर रूट सी। Yes, sir. यस, अब हमारे पास इसमें क्या नहीं है? मोलर कंडक्टिविटी है, ए की वैल्यू नहीं है। ए क्या होता है? वो साल्ट कितने टुकड़ों में टूटेगा, वो ए की वैल्यू है ना? अब यहाँ ए नहीं है, अगर ए होता तो हम इस फॉर्मूले से भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते, बजाय कि ग्राफ निकालने के। हाँ, इन्होंने बाकी सारी वैल्यूज दे रखी, तो ग्राफ से भी निकल सकता, कोई दिक्कत नहीं। अगर अल्फा दे देता तो सोचो जरा, अगर अल्फा दिया होता तो हमें पता है अल्फा अगर गिवन होता तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही होता है ना? समझ में आया? Yes, sir. तो यानी यहाँ Yes, अगर sir. अल्फा दिया होता तब भी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते, लेकिन क्योंकि अल्फा भी नहीं दिया है और ए की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो डेफिनेट सी बात है हम इस फॉर्मूले से इसको यूज करके तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया भी सबको ना? दैट्स इट, ये ऑल अबाउट द फॉर्म, ये सिर्फ ग्राफ बनाना था हमें और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलैरिटी एसिटिक एसिड इज, इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पता है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, के की वैल्यू दे रखी है, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी हमें दी हुई है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो के गिवन है देखो नीचे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन गिवन है, दोनों चीजें हमें गिवन है। तो लिमिट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? के बाय सी, अगर दोनों सेंटीमीटर में है तो के बाय सी लगा दो सीधा सीधा, और इन्होंने मोलैरिटी जो दे रखी है वो मोल पर लीटर में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इसने पहले ही सेंटीमीटर क्यूब में बना रखा है, ध्यान रख लेना। ये आ गया था कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू, तो वो क्या होता है भाई? अल्फा इक्वल मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, तो दोनों की वैल्यू हमें पता है, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल गया, के ए क्या होता है भाई? सी अल्फा स्क्वायर सी, है ना? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, अल्फा हमने निकाल लिया वहां से, ये रहा अल्फा, दैट्स इट, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है बेटा? अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सीधा सॉल्यूशन से, ठीक है, क्या निकालना है कैसे निकालना, बहुत आसान लग रहा है। आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है, क्वेश्चन पढ़ना है, खुद सोल्व करना है। सोल्व नहीं हो रहा अपने पेन और नोटबुक से, दिमाग में तभी घुसेगा, देखने से नहीं घुसेगा। ये तो समझ लो थ्योरी करवा रहा हूँ, देखने से नहीं घुसने वाला। दिमाग में तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा जब हम उसको अपने पेन और नोटबुक से करेंगे। हर रोज बोलता हूँ, हर रोज कम से कम 10 क्वेश्चन आपको, 2 सब्जेक्ट डेली होते हैं तो दोनों सब्जेक्टों के 10-10 क्वेश्चन आपको करने हैं, एट एवरी कॉस्ट करने हैं। इतना सा काम है, सिर्फ 20 क्वेश्चन डेली लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। आप कुछ ही सिर्फ 4 महीने इसको फॉलो कर लो, आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा। ठीक है, 3 महीने से ज्यादा टाइम लगता है किसी भी पढ़ाई की आदत लगने में, उसके बाद में दिमाग अपने आप काम करता है, डेली आपको आदत हो जाएगी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद में अगर आप नहीं करोगे तो आपको कुछ सुनना पुनसा, कुछ खाली सा महसूस होगा। ठीक है, एक चीज बताता हूँ, हर चीज की आदत लगने में टाइम लगता होता है। ठीक है, कुछ आदतें ऐसी हैं जो 1 मिनट में लग जाती हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जो 10 महीने 1 साल ले लेती हैं। साल से ज्यादा किसी आदत को लगने में और बॉडी को हैबिचुअल होने में 1 साल से ज्यादा नहीं लगता, कोई भी आदत हो। ठीक है, अच्छी और बुरी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा आदत मतलब बॉडी को टाइम नहीं लगता है। तो ये पढ़ाई की जो आदत है, इसको 3 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा ज्यादा, 3-3.5 महीने कह लीजिए। अगर कोई 3 महीने निकाल गया, वैसे तो 3 महीने इनफ है, अगर कोई 3 महीने निकाल गया, डेली 10-10 क्वेश्चन कर रहा है, डेफिनेटली वो 5-6 महीने बाद वो देखेगा कि उसे काफी कुछ आता है।
और अगर वो 2 साल उसके बाद कंटिन्यू कर गया, क्योंकि हम मानते हैं टीचर्स का एक्सपीरियंस है, ये सभी इंस्टीट्यूट्स का एक्सपीरियंस है, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के आप नाम सुनते हो, वहां के टीचर्स का भी एक्सपीरियंस है, मैंने वहां पढ़ाया है तो मुझे भी पता है कि अगर आप रेगुलरली 3 महीने निकाल गए तो हमें विश्वास होता है कि आप हमारे साथ 2 साल लगातार निकाल जाओगे, मतलब 2 साल लगातार आप हमसे पढ़ोगे। जैसे देखो अभी बच्चे कम हो रहे हैं ना, यहाँ से क्या पता लग रहा है, शुरू में बच्चे क्रेजी होकर आते हैं, ठीक है, फिर हर रोज वही रेगुलर काम चलता है, वही रेगुलर पढ़ाई, वही रेगुलर कहानियां, हर रोज ऐसा ही चलता है, तो बच्चा धीरे धीरे ड्रॉप आउट होता है, उसको बोरिंगनेस फील होती है। जो बच्चा 3 महीने लगातार हमारे साथ निकाल देता है, हमें पता है वो थ्रू आउट द ईयर रहेगा और वो मेहनत भी करेगा लगातार। और जो लगातार कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं, 2-3 महीने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लिया आपने, बहुत बेस्ट नंबर आ गए, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आगे का तो आपको कुछ आएगा नहीं, आगे आप पढ़ोगे नहीं। तो लगातार रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, स्टार्ट इट एंड बी कंटिन्यू। बस स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू रहिए, वो बहुत जरूरी है। हम भी समझते हैं इन चीजों को कि बच्चे शुरू में बहुत क्रेजी होकर आते हैं, लेकिन बाद में उन्हें फील्ड की बोरिंगनेस फील होती है, अकेलापन फील होता है, सोचते हैं यार हम अकेले ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, हम घूम नहीं गए, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। ये जो है ना पढ़ाई, आप अकेले बैठे बैठे भी करते रहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया कहाँ जा रही है, ये रिलैक्स देती है। रिलैक्स हार्मोन निकलता है जब आप पढ़ाई करते हैं, पता है, एक संतुष्टि का हार्मोन निकलता है हमारे माइंड से। पढ़ना इतना अच्छा होता है कि पढ़ने से एज बढ़ती है, कम से कम 10 साल एज बढ़ जाती है अगर आप हर रोज मिनिमम 2 घंटे पढ़ते हैं। हर रोज 2 से 3 घंटे अगर आप डेली नोटबुक पे लिख कर कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपकी एज 10 साल बढ़ जाएगी। 10 साल अपने आप। जिस भी उम्र में मरने वाले हैं हम लोग, वो हमारा जीन डिसाइड करता है कि हम जल्दी बीमार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद में अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम 10 ईयर प्लस कर देंगे। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा खाने का मतलब है कि ये फास्ट फूड नहीं खाते हैं, सादा खाना खाते हैं बढ़िया लेवल का, और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर आप वॉकिंग भी अच्छे से करते हो, योगा ठीक करते हो, तो आपकी उम्र 10 साल और बढ़ जाती है, यानी 20 साल की उम्र बढ़ जाएगी। अगर कोई 60 में जाने वाला तो 80 का पूरे करके जाएगा, लेकिन उसे रेगुलर करना बहुत जरूरी है। जनरली लोग शुरू करते हैं बट रेगुलर नहीं कर पाते। हमें रेगुलर रहना बेटा, वो चीज याद रखना, तभी कामयाबी होगी। बोरिंगनेस फील होगी, मैं भी शायद आपको बोर लगने लगूंगा कुछ दिनों बाद में कि सर एक ही फ्लो में बोल रहे हैं, या फिर सर ठीक है ये क्वेश्चन आते तो हैं, बार बार क्यों करवा रहे हो, लेकिन ये करने हैं, आने के बाद भी दोबारा करने हैं, यही रिपीटेशन हमारा काम देगा। तो यहाँ पर भी के की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, फॉर्मूले में पुट करते हैं बेटा आपके सामने है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग रिडक्शन। एल्यूमिनियम 3 को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना चाहते हो, कितना चार्ज चाहिए होगा, निकाल सकते हो भाई, ये हम यहीं पे निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम बन रहा है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, एल्यूमिनियम आ गया, तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो 1 फैराडे, अब हमें पता है क्यू क्या होता है, IT, ठीक है, और फैराडे क्या होता है भाई, क्यू, I/T होता है, टाइम इंटू एम्पियर होता है, बट चार्ज यहां से टाइम इंटू एम्पियर से निकलता क्या है, चार्ज ही निकलता है ये, यस। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें यहाँ क्या करना है, देखो 3 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, बस यही तो फाइंड आउट करना है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 3 का मतलब यहाँ 1 है वहां 3 है बीच में, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे चार्ज, तो 3 मोल पर कितना होगा, सिंपल, सीधा सीधा 3 इंटू फैराडे कितना होता है, 96,500, 96,500. बस कूलम आ गया, दैट्स इट। तो सीधा सीधा आप यहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड वाले का देखो, कॉपर 2 से कॉपर बन रहा है, 2 फैराडे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मोल MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाले हैं, बता सकता है कोई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन पता लग गए तो हम निकाल ही लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, 3 Faraday. क्या बेटा, पहले तो ये काउंट करो क्या है, पहले इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। MnO4 नेगेटिव, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, क्वेश्चन मान लो x इलेक्ट्रॉन्स लेता है ये, ठीक है, और फिर क्या बन रहा है, x इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। अब बैलेंस करो जरा, दोनों तरफ Mn तो एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 दूना 8, ये 7 पॉजिटिव था, क्लियर है, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए,
5. 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो x की वैल्यू होनी चाहिए 5। तो 5 मोल यानी 5 इंटू एन, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फैराडे की वैल्यू, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है भाई? यस बेटा, यहाँ आंसर देख Yes, sir. लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं एल्यूमिनियम के केस में, और 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर रखा है, कुछ नहीं किया हुआ फैराडे को। आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल के ना, और फिर 1 मोल से मल्टीप्लाई करके एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और उसके बाद में फिर फर्दर 3 मोल है तो 3 मोल से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। फैराडे वर्ड याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट फैराडे एक सीधा सा नंबर है, बार बार 6.022 10^23 को मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसलिए फैराडे इज इजी वर्ड। नेक्स्ट देखो, कॉपर के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है, ठीक है, और मैग्नीज के अंदर ये बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होती है, याद रख लेना, अगर आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, Mn 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सीधा सीधा ये बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या कह रहा है ये, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ द फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब ये प्रोड्यूस करवा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, 20 ग्राम कैल्शियम से CaCl2 फ्रॉम मोल्टन CaCl2। मोल्टन CaCl2 का हम नाम लिया है, तो इसको Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2 क्लोरीन नेगेटिव, ये है हमारे पास। और ये क्या करेगा भाई, ऑब्वियस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, और हाउ मच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कैल्शियम निकालना हमें, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम आ गया। क्लियर है भाई, ये ऐसा बनेगा, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, अब होगा क्या, यहाँ पर कैल्शियम, उसने बोला 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस करना है, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम। सारा कहानी यहां से स्टार्ट होगी, याद रख लेना, इसी से बैलेंस इक्वेशन से ही चलेगा। 40 ग्राम कैल्शियम जो है उसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां से ये ध्यान रखते थे, 40 ग्राम कैल्शियम 2 पॉजिटिव रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको बैलेंस्ड इक्वेशन से मिला है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 2 मोल ये रहा। तो हमें कितना प्रोड्यूस करना है भाई, 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस करना है, तो 1 ग्राम के लिए कितने मोल चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 2/40, और 20 ग्राम के लिए कितने चाहिए, सीधा उसने 20 ग्राम के लिए पूछा था, 2/40 इंटू 20 मोल्स, ये आ गए आपके पास मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 21 जा 22 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, तो ये आ गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो चाहिए 1 मोल आपको। अब उसने बोला इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर इसने कैल्शियम के लिए बोल रखा है 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है, चार्ज ही निकालना हमें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये सीधा हम लिख सकते हैं, इक्वल होगा 1 फैराडे चार्ज। समझ में आया बेटा, 1 फैराडे कहां से आया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे ही होता है, ये वाला। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. सेम एज इज एल्यूमिनियम के लिए बोला उसने, 40 ग्राम एल्यूमिनियम बोला, Al2O3, Al2O3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, यानी एल्यूमिनियम से जो है हमने क्या बनाया, Al2 उल्टा है, सॉरी भाई, क्या बोला इसने, ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन, ठीक है, मोल्टन Al2O3 से हमें मिला है, तो मोल्टन Al2O3 हमने लिया, यानी एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल 6 होंगे, क्योंकि बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 एल्यूमिनियम बनेंगे और O2 नेगेटिव बनेगा, तो बैलेंसिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है ना, 6 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये आना चाहिए, इसमें गलती होती है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे। अब एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, मोलर मास होता है 54 ग्राम, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है ना, तो 2 मोल के लिए ही आएगा, ये 1 मोल के लिए नहीं आएगा। 54 ग्राम के लिए 6 फैराडे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 54 ग्राम के लिए 6 फैराडे, तो 40 ग्राम, उसने 40 ग्राम के लिए पूछा, 1 के लिए क्या 6/54, और 6/54 1 के लिए, और 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4.44 फैराडे। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. Yes, That's sir. it, है ना, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू कोल इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब ऑक्सीडेशन करनी है, 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट करना, 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी बस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 1 मोल के लिए ही पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आनी चाहिए। वाटर 1 मोल,
दो H पॉजिटिव आयन हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 फेराडे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल यानी कि 2 फेराडे, और उसने 1 मोल वाटर बोला था। वाटर हमारे पास 1 मोल ही रखना। अब बैलेंसिंग में अगर यहाँ वाटर के आगे 2 लग जाए, सपोज दैट आप बैलेंस कर रहे हो, आपने बैलेंस कर दिया और 2 यहाँ पे लग गया, तो आपको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 1 मोल के लिए उसने बोला था, तो हम यहाँ पर 1 मोल के लिए ही फाइंड करेंगे। अब 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है भाई? तो कूलम में जो चार्ज चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का आपके सामने आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, FeO से O2 के साथ में Fe2O3 बन रहा है। आयरन ऑक्साइड से फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड बनाना था, और यहाँ पर आयरन 2 पॉजिटिव था, और 2 पॉजिटिव से आयरन क्या जा रहा है, 3 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है। टोटल बैलेंस करेंगे, 2 आयरन यहाँ पर थे, 2 आयरन यहाँ है, फॉर्मूले में 2 लगा हुआ है नीचे, तो बैलेंस्ड है आयरन आयरन, तो 2 आयरन 2 पॉजिटिव से, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हेर फेर है, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग बहुत जरूरी है, वो बैलेंस इक्वेशन से ही आएगी, ध्यान रख लेना। तो 2 फेराडे हमें चार्ज चाहिए होगा। अब बात आती है कि ये तो 2 मोल बन रहा है ना, या 1 मोल बन रहा है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू 2 मोल्स ऑफ FeO2, 2 मोल, ये 2 मोल FeO से हमारे पास 2 मोल फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, लेकिन 1 मोल के लिए क्या चाहिए, 1 मोल के लिए 1 फेराडे चाहिए ओनली। ये क्वेश्चन मत भूलना, समझ में आया भाई ये क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. है ना। नेक्स्ट, a solution of NiNO3 twice is electrolyzed between the platinum electrodes using the current 5 एम्पियर, तो इसने करंट यूज किया है, 20 मिनट के लिए करंट गया है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं, क्यों क्या होता है, I इंटू टी होता है, ठीक है, I इंटू टी, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। I क्या है, 5 एम्पियर है, और टाइम कितना है, सेकंड में होना चाहिए टाइम, 20 मिनट है, 20 मिनट इंटू 60, ठीक है। टोटल आ जाएगा 5 दूना 10 और 6000 कूलम आ गया हमारे पास आई, तो सीधा सीधा हमने आई निकाल लिया, 6000 कूलम है, सॉरी क्यों, ठीक है, चार्ज निकाल लिया। अब देखो इसने क्या बोला है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिट ऑन द कैथोड, कैथोड पर निकल कितना डिपॉजिट होगा, एटॉमिक नंबर दे रखा है निकल का, वो पीरियोडिक टेबल से मिल जाता है, 58.7 है। तो यहाँ देखो आपको रिएक्शन आनी चाहिए, अगर रिएक्शन नहीं आती तो पोस्ट, ये 6000 कूलम इसने भी फाइंड कर रखा है, रिएक्शन नहीं आती है तो याद कीजिए, कुछ समझिए फिर याद कीजिए, बट रिएक्शन अगर आएगी तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जितने भी ये मोल वाले क्वेश्चंस जिसमें केमिकल रिएक्शन आ रही है, अगर रिएक्शन याद नहीं है, भले ही फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, तो इसको जरूर याद कीजिएगा। ये समझ में आ रहा है ना सबको, रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन, रिएक्शन विद बैलेंस्ड, वही अगर आता होगा तभी क्वेश्चन हो सकेगा। तो 2 H पॉजिटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन फेराडे के यहाँ पर आने वाले हैं, और निकल बनेगा प्लस HNO3 बन रहा है यहाँ पे 2 मोल, तो बैलेंस करेंगे तो 1 मोल के लिए यहाँ पर 1 मोल ही निकल बन रहा है, और उसके लिए 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो K इक्वल N इंटू एफ होता है, ये भी होता है N इंटू एफ, Q जो है वो N इंटू एफ भी होता है, ये भी याद रख लेना भाई, ये फॉर्मूला है, Q इक्वल N एफ भी होता है। क्लियर है बेटा? वैसे हम सीधा सीधा निकालते हैं कि 1 मोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1 फेराडे चार्ज होता है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतना फेराडे चार्ज होगा, तो वो चार्ज वही तो है। तो अब देखो, खैर इस ये फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला बना रखा है, Q इक्वल IT है, Q इक्वल N इंटू एफ है, कभी कभी यूज होते हैं, बट आप यूनिट लगा के तो डायरेक्टली इनको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मोल निकल के लिए कितना, 2 मोल फेराडे, 2 फेराडे के आसपास, मतलब इतना कूलम चार्ज चाहिए होगा, ठीक है। बट उसने क्या बोला, हमने तो 6000 कूलम चार्ज दिया है, कितने मोल निकलेगा, हमें ये पता है कि 1 मोल के लिए, हमने बोला ना, एक मोल, 1 मोल निकल के लिए, निकल जब बनता है 1 मोल निकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितनी होती है भाई, वो 2 फेराडे होती है, ठीक है। हमारे पास कितना फेराडे, यानी 2 फेराडे में जितने कूलम आएंगे, 6000 कूलम, ये देख लो यहाँ पे 6000 कूलम है वो, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 फेराडे जो चार्ज है उसके लिए, उससे क्या बनता है, 1 मोल निकल जो है वो डिपॉजिट होता है, ठीक है, निकल। अब मुझे 1 फेराडे के लिए कितना होगा वो निकाल सकता हूं मैं, 1/2 होगा, और 6000 में कितने फेराडे होते हैं ये निकाल लो भाई, 6000 इक्वल N इंटू एफ करके नंबर ऑफ मोल से नीचे डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल से, तो वो फेराडे भी निकल आएगा। बट वैसे करने की बजाय हम फेराडे को ही चेंज कर लें कूलम में, तो फेराडे की जगह पर यहाँ एफ की जगह पर क्या लिख सकते हो, ये इसी को चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रुको इसे चेंज करते हैं,
2 फैराडे की जगह पर यहां मैं क्या पुट कर रहा हूं अब, 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज। और 1 के लिए कितना होगा, तो अब आप इसको नीचे वाले 2 की जगह पर इसे फिर से 2 इंटू 96500, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना फैराडे हमें चाहिए है, तो वो हमने अब निकाल लिया था, याद है कितना कूलम चार्ज, फैराडे कह रहा हूं कूलम चार्ज, ये 2 फैराडे चाहिए, यानी कि कूलम 1.93 इंटू 10⁵ कूलम अगर चार्ज है तो कितना मोल निकलेगा, ये मोल निकलेगा निकल, ठीक है निकल। तो यहाँ आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई में 1.93 इंटू 10⁵ मोल। यस क्लियर है बेटा, Yes, sir. ठीक है दैट इज इट, मोल निकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में सीधा सीधा, इतने ग्राम आएगा 6000 अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी डोनेट करते हैं तो। नेक्स्ट देखिए 16th नंबर क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर दिया सीधी लाइन में एक दूसरे से। ए स्टेडी करंट 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो किया है, वाज पास, ये करंट है जो पास आउट हुआ है, अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, बी के ऊपर ही था AgNO3, तो बी के ऊपर जो है वो सिल्वर डिपॉजिट हो गया। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट कितना फ्लो हुआ, आपको करंट की वैल्यू निकालनी, आई की वैल्यू निकालनी है, चार्ज आपको दे रखा है क्यों, ठीक है। वट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक विल डिपॉजिट, और मास ऑफ कॉपर और जिंक भी निकालना है। तो देखो अगर आपने करंट निकाल लिया तो कॉपर और जिंक का मास भी पता लग जाएगा, समझ में आ रहा है कैसे होगा ये सम। आई आपके पास में, आपको आई निकालना है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है करंट फ्लो हुआ है, टाइम उसने 1.5 एम्पियर दे रखा है, और टोटल मास भी दे रखा है कि 1.45 ग्राम सिल्वर, यानी उल्टा करना है इस सम को और कुछ नहीं करना, जो हम नॉर्मल कर रहे हैं उससे अपोजिट जाएगा। देखो कैसे होएगा ये, सिल्वर जो है वो 1 मोल, पहले तो इसकी बैलेंस इक्वेशन आनी चाहिए, तो 1 मोल यानी कि 108 ग्राम सिल्वर के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे, ठीक है। तो 108 ग्राम Ag अगर आप डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो उसके लिए कितना करंट चाहिए होता है, 1 फैराडे, 96,500 कूलम, और यू कैन से 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है इसको नहीं लिखेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है 1 कूलम होता है, ठीक है। तो इतना करंट हमें चाहिए। अब देखो उसने बोला 1.4 ग्राम है, यानी 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 96500 डिवाइडेड बाय Divide by 108 18, gram. और 1.4 ग्राम के लिए कितना करंट चाहिए होगा, हम करंट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 96500 डिवाइडेड बाय 108 Multiply मल्टीप्लाई में 1.45. 1.45, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास आता है 129.5.6, ठीक है 1295.6 आता है। तो करंट कूलम आ गया, अब आपको आई की वैल्यू भी पता है, कूलम में चार्ज आ गया, आई पता है 1.4 एम्पियर है, तो क्यू क्या होता है, देखो जरा, क्यू इक्वल आई इंटू टी होता है, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली, आई की वैल्यू उसने दे रखी है 1.5 है, और क्यू आपने निकाल लिया, क्यू कितना निकल रहा है 96,500 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई में 1.45 इक्वल होगा, आई की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई में टी, ठीक है मल्टीप्लाई में टी। तो यहां से आप टी निकाल सकते हो, टी निकल गया, यानी ये आ गया, टी आता है सेकंड्स में 863.7 सेकंड, जो कि मिनट बनेंगे 14.39 मिनट, ठीक है 14 मिनट 39 सेकंड। अब हमें सेकंड से वैसे कुछ मिनट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम आ गया तो इतना ही टाइम, तो देखो ये सिल्वर का सेल था, इतना ही टाइम कॉपर के लिए होगा, इतना ही टाइम जिंक के लिए होगा, टाइम सेम रहेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। कॉपर के केस में हमने देखा कि इतने ग्राम वो डिपॉजिट हो जाता है कॉपर, तो इतने ग्राम डिपॉजिट होता है, तो करंट कितना फ्लो हुआ वो हमने देख लिया, क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली कि कितना कूलम। एजी के केस में क्यू निकाला था क्योंकि वो 1 मोल के लिए 1 मोल होता है, कॉपर के लिए अपोजिट होगा 2 मोल कॉपर, ठीक है, और
63.5 ग्राम डिपॉजिट होता है 2 मोल अगर कॉपर होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, 2 मोल का मतलब ये चार्ज की वैल्यू आ गई कॉपर के लिए। ठीक है, अब देखिए जरा, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी 63.5 ग्राम हमारे पास फ्लो होता है। ठीक है, अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी 1295.6, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहां जितने कूलम हमने कॉपर के केस में निकाली थी, इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी चलेगी, ये बात तो कंफर्म है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी जितने कूलम चार्ज यहां निकाला था, उतने ही कूलम चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी कॉपर और सिल्वर और जिंक तीनों के केस में आई थी, तो यानी यहां भी वो सेम रहने वाली। पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी 1295.6 कूलम पास करते हैं तो कितना करंट, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा उसके ग्राम आगे, सीधे सीधे सेम एज इट इज। जिंक के लिए, जिंक भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 फैराडे चार्ज होता है उसके ऊपर। अब हमें पता है कि इतना अगर चार्ज फ्लो होता है तो जिंक का मोलर मास आता है 65.3 ग्राम और चार्ज की वैल्यू 1295.6 है, तो कितना होगा। समझ में आ गया बेटा, कॉपर और जिंक डिपॉजिटेड डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। है ना, नोटबुक से पेन से करके देखने, याद रखना, जस्ट फटाफट करवा रहा हूँ। नोटबुक और पेन से करोगे तो ही बात बनेगी, तो ही ये चीजें थोड़ा और बेटरली समझ में आएंगी। वहां पर ना फिर आप यूनिट भी लिखना सीख जाएंगे, यूनिट याद हो जाएंगे अपने आप, बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, सोचेंगे, माइंड ग्रो होता है, याद होता है सब कुछ। समझना एक अलग आर्ट है, कैचिंग पावर जिसे बोलते हैं, कि आपको जल्दी से समझ में आ गया, बट उसको याद करना अलग आर्ट है। और याद करने के लिए आपको हाथों से लिखना पड़ता है, गहरा, जिसको बोलते हैं ना गहरा अंदर मतलब डालने के लिए किसी चीज को आपको हाथ से लिखना ही पड़ता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग। ये बताना है भाई, आयरन और आयोडीन के बीच में रिएक्शन हो सकती है क्या? ठीक है, एजी और कॉपर के बीच में रिएक्शन हो सकती है, आयरन और ब्रोमीन के बीच में, आयरन और सॉरी एजी और आयरन 3 के बीच में, ब्रोमीन और आयरन 2 के बीच में। कैसे पता लगाओगे, कुछ गैस दे सकता है कोई? सर इनके ई नोट सेल निकालेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन अकर होगा। ई नोट सेल से पहले ही पता लग जाएगा। देखो क्या निकालना है बताता हूँ आपको, ये पता होना चाहिए कि आयरन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयोडीन को या नहीं। ठीक है, या आयोडीन उसको कर रहा है या वो उसको कर रहा है। अब उसने बोला पहले आयरन लिया और फिर आयोडीन लिया, मतलब आयोडीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं, आपको ये निकालना है। या ई सेल निकाल लो, चलो अगर ई नोट, क्या बोला उसने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, हाँ ठीक है, फिर तो ई नोट ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें जरूरत ही नहीं है उसकी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज डायरेक्टली निकालो, और अगर वो पॉजिटिव आता है, आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा सेल वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए आयोडीन के लिए ई नोट की वैल्यूज हम टेबल से देखेंगे, ऑब्वियस अभी ये गिवन है सारा डाटा। ठीक है, कॉपर का, ब्रोमीन का, एजी का, आयरन का, सबका दे रखा है। तो कौन सी पॉसिबल है? आयरन और आयोडीन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन, ई सेल की वैल्यू निकालेंगे आयोडीन और आयरन की। ठीक है, रिएक्शन आपको आनी चाहिए, आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव बन जाता है 3 से, और आयोडीन सॉलिड मतलब सॉलिड बन जाती है, तो दोनों का ई नोट आता है 0.23। रिएक्शन इज पॉसिबल। फैसिबल का मतलब वही होता है कि ये पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉपर के केस में, कॉपर और सिल्वर के केस में एजी का होता है 80, सिल्वर का और कॉपर का होता है 34, तो कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 0.46, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, आयरन और ब्रोमीन के केस में ये आता माइनस, माइनस में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट की, ई सेल की वैल्यू आती है तो वो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया भाई, इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये माइनस है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एजी और आयरन, अब इसका भी ई नोट की वैल्यू माइनस आ रही है, ये भी नॉट पॉसिबल। इसकी वैल्यू भी अगर माइनस है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, ब्रोमीन और आयरन, इनके केस में ब्रोमीन माइनस आयरन, तो यहां पर आपके पास पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है, वैल्यूज दे रखी हैं, कैथोड माइनस एनोड करना, दैट्स इट। रिएक्शन भी याद करनी है, ये सारी रिएक्शन याद कीजिएगा, लिख के देखेंगे तभी याद होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एन एक्वस सॉल्यूशन AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड।
ये रिएक्शन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनेगा। एक्वस सॉल्यूशन है AgNO3 का, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा हुआ है, इसको प्रिडिक्ट करना है। नेक्स्ट एक्वा सॉल्यूशन है AgNO3 का विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में, वो सिल्वर इलेक्ट्रोड में था, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में है, दोनों में डिफरेंस है। डाइल्यूट H2SO4 है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में, एक्वस कॉपर क्लोराइड है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रोड चेंज होगा तो कुछ चेंज होने वाला है, सबकी रिएक्शन है, सीधी सी बात है, याद करनी है और कुछ नहीं है इसमें। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो ये देखिए AgNO3 है, Ag पॉजिटिव NO3 बनेगा, वाटर जो है H पॉजिटिव और ये बनाएगा। यानी आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, कैथोड के ऊपर रिएक्शन होनी चाहिए, होती है Ag इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनोड के ऊपर Ag इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दोनों में सिल्वर इलेक्ट्रोड है, एक सिल्वर इलेक्ट्रोड गेन करेगा, दूसरा डोनेट करेगा। ये समझ में आ गया? रिएक्शन याद करनी है इसकी। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट, जब वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में होता है तो ऊपर देखो, जब वो सिल्वर इलेक्ट्रोड में था, यहां पर है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड में है, ठीक है। यहां पर क्या है, जब वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में है, प्लेटिनम AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसके साथ रिएक्शन कुछ अलग होने वाली है। Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एज कैथोड वर्क कर रहा है, और एनोड के ऊपर क्या होगा, OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी। ये समझ में आ गया? एनोड के ऊपर the oxygen gas is produced at anode, the solution remain acidic due to presence of HNO3, तो HNO3 की वजह से सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक ही रहेगा। यानी सीधी सी बात है, ये रिएक्शंस आपको याद करनी है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं बट रिएक्शंस याद करनी है कि अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है तो दोनों तरफ सिल्वर है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है तो क्या होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रिएक्टिव नहीं होता, सिल्वर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है, इसलिए गेन भी यही करेगा, लॉस भी यही करेगा। कैसे? थोड़ा सा इसका आपको मैं हिंट देता हूँ कैसे होने वाला है। ये देखिए, यहां पर आपके पास Ag है, ये है Ag का इलेक्ट्रोड, यहां भी Ag का इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो Ag के हैं, सिल्वर के। तो डेफिनेट सी बात है भाई, एक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एज ए कैथोड एक एनोड की तरह काम करेगा, एक नीचे की तरफ गिरेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक के ऊपर ऊपर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से वर्क होगा। समझ में आया ये? यस, यस सर। ठीक है। अब उसके बाद देखिए जरा, नीचे वाले केस में उसने क्या कहा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, यानी एक्वस सॉल्यूशन और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड तो रिएक्शन करते नहीं है ना, तो उसमें से AgNO3 जो है वो एक यहाँ क्या कर रहा है भाई, AgNO3 Ag पॉजिटिव बना रहा है प्लस NO3, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो इसके कैथोड के अंदर क्या होगा, ये Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, सॉल्यूशन वाला Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैथोड जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ना वो कुछ नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद में सॉल्यूशन के अंदर पानी तो था ही, डेफिनेट सी बात है, तो OH नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, OH बन जाएगा, और ये 4 OH पानी बना देंगे प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है, 4 OH मिलके, यानी कि वाटर प्लस ऑक्सीजन का सोर्स हम बना सकते हैं सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को यूज करके और AgNO3 का यूज करके। सिंपल सी बात है, आप ओवरऑल ये कह सकते हैं AgNO3 को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, Ag प्रोड्यूस होगा प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। समझ में आया ओवरऑल रिएक्शन? तो कुल मिला के रिएक्शन याद करनी है बस। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन है H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, बोथ H2SO4 एंड वाटर आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, दोनों ही H2SO4 और वाटर दोनों आयोनाइज होते हैं, ठीक है। अब ये चीज याद होनी चाहिए, सीधी सी बात है भाई, दोनों आयोनाइज हो जाते हैं, H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा, वाटर के अंदर यहाँ 2 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, 2H है। उसके बाद देखो कैथोड के ऊपर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना देगा, कैथोड पर तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। एनोड पर क्या होगा, एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, OH। अब आपको अगर पीछे वाली रिएक्शन याद हो जाती है, पीछे वाली जो हमने रिएक्शन की थी, तो ये भी याद हो जाएगी, ये सेम ही है, OH तो वही काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 4 OH ऐसे मिलके वाटर प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। समझ में आ गया है ना? यस अगर आपको पीछे वाली रिएक्शन याद है तो ये अपने आप आ जाएगी, हाफ, मतलब यही एक चीज होती है। मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ, अगर पहला लेसन आपको 100% आता है ना, तो नेक्स्ट लेसन आपको 25% आ जाएगा, 25%। यहाँ पर वैसे एक रिएक्शन दूसरी याद करोगे, तीसरी याद करोगे, 10 रिएक्शन याद होने के बाद 11th रिएक्शन आधी तो आप खुद ही कर लोगे, थोड़ी बहुत बचेगी, वो भी अपने आप हो जाती है, वो देखते ही अपने आप पता लग जाता है, यही प्रैक्टिस होती है। अब आगे देखिए, CuCl2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में
तो बोथ CuCl2 एंड वाटर विल आयोनाइज। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड, कॉपर और Cl2 में आयोनाइज हो गया, वाटर तो आयोनाइज होता ही होता है डेफिनेटली। तो कैथोड के ऊपर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनोड के ऊपर क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और 2 क्लोरीन मिलकर ऐसा Cl2 बनाएंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया? यस सर। यस। अब देखो OH, क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ OH बन रहा था, वहां OH बन रहा था, तो वो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, बिल्कुल डोनेट कर रहा है OH वहां ऊपर वाले केस में। लेकिन यहाँ क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं हुआ, OH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया और ऑक्सीजन और वाटर नहीं बना, ये तो क्लोरीन डोनेट कर रही है। क्यों? इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है कि OH का ज्यादा है या क्लोरीन का ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। जिसका कम है वो डोनेट करेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, Cl नेगेटिव का वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, OH नहीं करेगा। जब तक क्लोरीन प्रेजेंट रहेगी, क्लोरीन गैस बनती रहेगी। तो यहां से एक चीज एक सीखने को मिलती है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड को, अगर आप कॉपर क्लोराइड को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के अंदर रख देते हैं, ध्यान दे लेना, तो आप क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करवाओगे। कॉपर तो नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन में, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी एनोड के ऊपर। अब क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होने का मतलब समझते हो? क्लोरीन तो गैस है, पॉइजनस गैस होती है। लैब में अगर ये बन गई और किसी ने स्मेल ले ली, वो तो गया। समझ में आया कितनी खतरनाक चीज है? केमिस्ट्री में ध्यान दोगे ना, केमिस्ट्री में कई बार बच्चे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा सा गौर करके अगर आप केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, हर चीज में जहर बनाने का 1 सेकंड में कमाल है। CuCl2, क्या आपको लगता है कॉपर क्लोराइड लैब में साल्ट नहीं मिलता? बहुत होता है, एक्सेस में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है? क्या आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। थोड़ा बिल्कुल पतली सी वायर तो होती है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की, ठीक है। अगर आपकी लैब ठीक ठाक है और उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का सामान मंगवा रखा है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लैब में, सबसे पहले वही आता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी पक्का मिलेगा, कॉपर क्लोराइड भी पक्का मिलेगा। करना क्या है? कॉपर क्लोराइड को पानी में डालो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड उसके अंदर डुबो दो, क्लोरीन गैस बाहर, कॉपर नीचे, क्लोरीन गैस बाहर। कितना आसान काम है, सिर्फ बिजली का बटन दबाना है, कुछ भी नहीं करना। 2 इलेक्ट्रोड लो, ठीक है, प्लेटिनम के, एक बीकर लो, बीकर में कॉपर क्लोराइड डाल दिया, बीकर में जैसे नमक डाला, पानी डाला, दोनों इलेक्ट्रोड उसके अंदर डिप कर दिए, बटन दबा दिया, बस खत्म, है ना। ध्यान देने वाली बात है। यहाँ रिएक्शन देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि अरे होगी बस, ठीक है, सारी रिएक्शन एक जैसी हैं, बट अगर आप इनको याद करोगे तो आपको पता लगेगा भाई। तो यहां तक भाई हमारे ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी इज कवर्ड। अब आगे सेलेक्टेड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। कैन यू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोड मेजर। तो ये सारे जितने भी दे रखे हैं, ई नोट सेल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। मुझे लगता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप खुद पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में। जो न्यूमेरिकल्स है वो हमने कर लिया। अब एक चीज और बता देता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे अभी हमने कंसंट्रेशन सेल के ऊपर, है ना, वो नहीं किया, कंसंट्रेशन सेल वाला नहीं हुआ ना न्यूमेरिकल, कोई आया नहीं नर्नेस्ट इक्वेशन जिसमें कंसंट्रेशन सेल के ऊपर न्यूमेरिकल हो। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं एनसीईआरटी में। शायद कंसंट्रेशन सेल के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं वो कई बार, तो न्यूमेरिकल नहीं देते हैं, बट आपको वो भी करने हैं। तो ये होने के बाद अब आप मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज देखो न्यूमेरिकल थोड़े थे, 18 ही थे, है ना, 18वां क्वेश्चन चल रहा था, तो हमने 5 से शुरू किए थे, 13 न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है। 13 न्यूमेरिकल, दैट्स द बिग थिंग। याद रखना, मैं तो सिर्फ 10 न्यूमेरिकल करने की बात करता हूँ। हमने यहाँ पे 1 घंटे से भी कम टाइम में, मतलब 1 घंटा तो हो गया हमें ना, 1 घंटे में हमने आराम से 13 न्यूमेरिकल कर लिए। ऐसे करते करते आप आराम से हर रोज सिर्फ 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा 10 न्यूमेरिकल करने के लिए। नोटबुक और पेन से करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस 1 घंटा। फास्ट स्पीड हो जाएगी, 10 दिन में आराम से होने लग जाएंगे। हर रोज आपको यही करना है। नेक्स्ट लेसन भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है बेटा, उसमें थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल बहुत सारे करेंगे। वी विल डू लोट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, याद रखना। तो उसमें फॉर्मूलाज भी हैं, ग्राफ भी हैं, लेकिन उस लेसन में ग्राफ याद करने के लिए, फिर फॉर्मूला तो याद करने ही पड़ेंगे, ग्राफ को लर्न करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट लेसन में, जो केमिकल काइनेटिक वाला है। और कल आपकी क्लास नहीं, ऑब्वियस है, तो एंजॉय योरसेल्फ। संडे को भी आपका टेस्ट नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो जो भी क्लास हो उसे लगाइए, लेकिन ये न्यूमेरिकल जरूर कीजिए। और मंडे से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने वाले हैं, ध्यान से शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल भी सारे करेंगे एनसीईआरटी वाले, उसका भी कोशिश करूंगा। 3 लेसन हो जाएंगे, एनसीईआरटी भी मैं करवा रहा हूँ। मेंस लेवल आप खुद कीजिए, जो सॉल्व नहीं हो रहा मेरे को भेज दीजिए, ठीक है, भेज सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, जो सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैं अगर सारे मेंस भी करवाऊं, अब जरा मेरे को खुद बताइए, मेंस करवाऊं फिर एडवांस करवाऊं, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना मेंस नहीं हो सकता। मेंस हो जाएगा तो पहले एनसीईआरटी करवाऊंगा, फिर मेंस करवाऊंगा, फिर एडवांस पे जाऊंगा, या डायरेक्ट एडवांस करवा सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ।
एडवांस लेवल के कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको करवा सकता हूँ, लेकिन कुछ करवा सकता हूँ, सारे के सारे करवाऊंगा। एडवांस के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, आधा आधा घंटा ले जाते हैं एक क्वेश्चन उसको अच्छे से सॉल्व करने में। तो डेफिनेट सी बात है आपके भी माइंड में बैठना चाहिए वो। तो अगर वो करवा रहा हूँ तो कितने दिन लग जाएंगे एक ही लेसन में? जैसे इस लेसन में भी हमने 2 वीक्स का टाइम ले लिया, तो इसलिए हमें अपना स्पीड अप करने के लिए आप लोग अपने घर में टाइम लगाइए। 1.5 घंटा मैंने दिया, ये सारे कर लिया आपने, 1.5 घंटा आपने, 1 से 1.5 घंटा आपने घर लगाया, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको छोड़ दो, वो मेरे लिए छोड़ दो, उसके ऊपर बोधरेशन मत लेना। आपको यहाँ बोधरेशन नहीं लेनी है दिमाग में, जो सॉल्व हो रहा है कीजिए, जो नहीं हो रहा है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन देख के भी नहीं हो रहा है, छोड़ दो उसको, वो मेरे को भेज दो। ये करना है, सिर्फ इतना सा काम रेगुलर करना। और यही काम क्योंकि लोग रेगुलर नहीं कर पाते हैं, लगातार 2 साल तक नहीं कर पाते हैं, लगातार 2 साल मेहनत नहीं करते हैं, दैट इज वाई उनका आईआईटी क्वालिफाई नहीं होता। बहुत कम काम है ये, बहुत थोड़ा सा, बस लगातार कर चलना है, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा? यस अब सर। बताइए, Yes, कुछ sir. पूछना है, कुछ जनरल क्वेरीज हैं तो बोल सकते हो। मैं अब रिकॉर्डिंग को तो स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है?